हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है, ठीक है। इसके लिए आपको वेरियस कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम्स के आने चाहिए, जैसे कि रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। अगर छोटी छोटी चीज़ें आपको आती हैं तो आप जो है इन क्वेश्चंस को कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब बात आती है कि जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको सारा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर किसी को एचसीएफ मॉडल्स या एलसीएम मॉडल्स नहीं आते, या फिर किसी को सपोज रिमाइंडर में थ्योरम्स नहीं आती, तो उस टाइप के क्वेश्चन वो बिना नॉलेज के नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए शुरुआत में मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, राइट, जिनको आप अगर थोड़े बहुत बेसिक्स आपको आते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरम्स वगैरह आपको नहीं भी आती हैं, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्लेस, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 पावर 51, ठीक है। 2 की पावर 51 एक नंबर है, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, ठीक है। तो बेसिक आइडिया तो ये कहता है, अगर किसी ने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो आइडिया तो ये है कि इस पावर को इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे, राइट। 2 की पावर्स की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 की पावर की साइक्लिसिटी होती है 4, राइट। क्योंकि हर एक 4 के बाद जो है डिजिट्स रिपीट होती जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 2 की पावर 1 की अगर मैं बात करूँगा तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 किस में एंड होगा, 4 में एंड होगा, राइट। तो अगर 2 की पावर 3 की बात करें तो 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट होती है 8 एंड 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट होती है 16 यानी कि 6, राइट। इसके बाद जब आप 2 की पावर 5 से शुरू करते हैं तो 2 की पावर 5 जो होता है 32 होता है, तो आपने देखा कि अगेन फिर से 2 आ गया, राइट। जब आप 2 की पावर 6 की बात करते हैं तो 64 होता है, तो आपने देखा कि अगेन 4 आ गया, राइट। 2 की पावर 7 की बात करेंगे तो दैट इज़ 128, फिर से 8 आ गया, राइट। फिर 2 की पावर 8 की बात करेंगे 256 और फिर से 6 आ गया, राइट। सो ये जो 2486 वाला जो साइकिल है वो रिपीट होता जाता है। देखो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं पावर्स की। सो 2486 का जो साइकिल है ये रिपीट होता जाएगा, राइट। तो अगर 2 की पावर 1 है तो 2 आया, फिर 2 आया तो 2 की पावर 2 है तो 4 आया, फिर 3 है तो 8 आया, फिर 4 है तो 6 आया, फिर 5 है तो फिर क्या आया, 2 आया, फिर 6 पर ही आया, 7 पर ही आया, 8 पर ही आया, फिर 9 पर ही आया। इस तरीके से साइकिल है वो पैटर्न है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो जो इसकी साइक्लिसिटी है, ठीक है, वो क्या है, 4। अगर मैं बोलता है, सब वो एक छोटी पावर लेते हैं कि 2 की पावर 7 की यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है, तो आप इस तरीके से करते कि 2 की पावर इसे लिखते 4 + 3, राइट। 2 की पावर 4 तक तो जो है 6 हो जाता, फिर आप 3 देखते तो इसका थर्ड एलिमेंट आता, राइट, यानी कि 8 आता, ठीक है। अगर 2 की पावर लेट्स से 17 होता तो आप अगेन इसे 4 के टर्म्स में कन्वर्ट करते, क्योंकि 4 के टर्म्स में जो है 4 के साइकिल पर क्या आता है, 6 आता है, तो आप इसको ऐसे लिखते 2 की पावर 4 × 4 16 हो गया +1, ठीक है। तो ये तो 4 का मल्टीपल है तो पावर 6 आ जाएगी या यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी। जब यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी तो नेक्स्ट जब एक पावर आगे बढ़ूंगा मैं तो नेक्स्ट यूनिट डिजिट क्या होगी, फिर से 2 आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो 2 की पावर होती है उसे हमें 4k + समथिंग की फॉर्म में लिखना होता है, और जो समथिंग आता है 4 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है वो पावर, जो साइक्लिसिटी जो साइकिल है उसका वही एलिमेंट आंसर हो जाएगा। जैसे इसका साइकिल क्या है 2486, तो आप देखो कि इसमें क्या होगा कि 2 की पावर इसको मैं 4 × 16 + 3 लिख सकता हूँ, राइट। 4 × 12 + 3 लिख सकता हूँ। 4 × 12 इज़ 48 + 3 इज़ व्हाट, 51। दिस इज़ 48 + 3 51, ठीक है। तो आप देखो कि 4 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और अगर 3 ज़्यादा है तो साइक्लिसिटी जो होगी या जिसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो इस सीरीज़ का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। अगर 4 का मल्टीपल +2 आता तो सेकंड एलिमेंट होता, अगर 4k + 1 आता तो फर्स्ट एलिमेंट लेते, अगर 4 का ही मल्टीपल हो जाता 4k आ जाता तो लास्ट एलिमेंट 6 लेते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 8। तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यूनिट डिजिट का दिया है। यूनिट डिजिट में और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 13 पावर 14 पावर 15 की यूनिट डिजिट क्या होगी, राइट। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, राइट, आपको रिमाइंडर्स की नॉलेज भी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए तो हमें नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ेंगे भी थोड़ा टाइम बाद। नंबर सिस्टम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उनमें से एक ये क्वेश्चन था, सो आंसर इज 8, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं।
सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, अ 100 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग फर्स्ट 54 नेचुरल नंबर्स वन आफ्टर अनदर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स एक के बाद एक इस तरीके से लिखे गए हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड कितने नंबर लिखे हैं 54, तो 53 देन 54 इस तरीके से लिखे गए हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। बोला गया कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, इस नंबर को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अगेन एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का, वो होता है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल अगर हमारे क्लियर नहीं है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन केवल डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो और डिविजिबिलिटी रूल जो है सिंप्लीफिकेशन वगैरह में भी एक शॉर्टकट की तरह काम करता है, तो आपको ज़रूर आने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि नंबर की अगर आखिरी की 3 डिजिट 8 का मल्टीपल है तो नंबर भी 8 का मल्टीपल होगा। मुझे पूरे नंबर से मतलब ही नहीं है, मुझे केवल लास्ट की 3 डिजिट से मतलब है। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी नंबर लिखो, लेट्स से मैं लिखा 1 2 5 6, ठीक है, एक 4 डिजिट का नंबर लिखा, तो मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ 1000 + 256। ठीक है, अब देखो कि जो 1000 का मल्टीपल होगा वो तो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा, राइट, क्योंकि 8 से 125 टाइम्स कैंसिल होगा, राइट। अगर 8 से इसे कैंसिल करोगे तो 8 × 125 1000 होता है, तो ये तो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। तो जो नहीं होगा 8 से डिविजिबल केवल उसी को तो चेक करना है, तो मुझे 256 को केवल चेक करना है कि 8 का मल्टीपल है या नहीं, तो इसी से मेरा रिमाइंडर आएगा, राइट। अगर मैं बात करूँ किसी और नंबर की, लेट्स से मेरे पास नंबर है ये 23482, राइट, मुझे चेक करना है कि नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मुझे पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखो आप इसको इस तरीके से सोचो, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूँ 23,000 + 482, तो आप सोचो कि जो 1000 का मल्टीपल है वो तो 8 से कैंसिल ही हो जाएगा, राइट, ये तो 8 का मल्टीपल होगा ही होगा, राइट, बिकॉज 1000 जो है 8 का मल्टीपल होता है। तो बस मुझे चेक किसको करना है, 482 को, आखिरी की 3 डिजिट्स को, राइट। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट से मतलब है, और लास्ट की 3 डिजिट है 354। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे 354 को, बहुत ही आसान है 354 को 8 से डिवाइड करना। तो क्या आएगा 8 4 जा 32, बचेगा कितना 334, देन 8 4 जा 32, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या होगा इसका 2 होगा, ठीक है। सो आंसर इज 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्वेश्चन क्या है, n is equal to 1 + x where x is the product of 4 consecutive positive integers। ठीक है, n जो है वो किसके बराबर है, x 1 + x के बराबर है, और x क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integers, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला कहता है n इज ऑड, फर्स्ट कहता है n इज ऑड, सेकंड कहता है n इज प्राइम, एंड थर्ड कहता है n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जरा ध्यान से समझिएगा बात को, किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करें। देखो एक जनरलाइज्ड एग्जांपल लेकर आप इस टाइप के क्वेश्चन को कभी सॉल्व मत कीजिए कि आपने मान लिया कि कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4, सबसे आसान तो यही है 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो n की वैल्यू इतनी हो जाएगी 1 + दिस, x की वैल्यू 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 1 2 3 4 आपने ले लिए, +1 कर दिया, 4 × 3 12 × 2 24, और एक क्या हो गया 25। आपने देखा ये नंबर ऑड है, प्राइम नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, मार्क कर दिया, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ये श्योर नहीं हो सकते कि ये जो नंबर आएगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट। एक जनरलाइज वे में आप नहीं कह सकते, राइट। आप कुछ और भी लेकर देख सकते हो, इसके आगे 2 3 4 5 लेकर देखोगे, 4 3 4 5, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर बन जाएंगे ना। हमेशा इस चीज़ को कैसे जनरलाइज कर दोगे कि हमेशा ही ये परफेक्ट स्क्वायर आए, ठीक है, तो इस चीज़ को आप प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस एग्जाम्पल को लेने से एक चीज़ एलिमिनेट हो गई कि n इज़ प्राइम। n प्राइम तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि एक केस मैंने लिया उसमें प्राइम नहीं आ रहा, तो मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता कि n इज प्राइम, राइट, तो n प्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। आप फर्स्ट एंड थर्ड को कैसे वेरीफाई करें कि n इज ऑड एंड n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं फर्स्ट को वेरीफाई कर सकता हूँ कि n इज ऑड, हमेशा ऑड होगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि देखो 4 नंबर्स का, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, क्रमागत संख्याओं का ये जो है प्रोडक्ट है,
तो आप ये देखो कि उनमें से 2 नंबर्स इवन होंगे और 2 नंबर्स ऑड होंगे, और जब 2 इवन और 2 ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्रोडक्ट इवन आता है। तो मतलब x तो हमेशा इवन होगा, और इवन प्लस 1 क्या होगा, ऑड होगा, तो ऑड तो हमेशा होगा। बस बात बच गई केवल परफेक्ट स्क्वायर की, कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं, इसको मैं कैसे प्रूव करूं। तो इसके लिए देखो इस तरीके से कर सकते हैं, 1 तो हमेशा ट्रू है, 2 हमेशा फॉल्स है, बस थर्ड को चेक करना है। तो मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेता हूँ, एक n तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो लेट्स से दिस वन नंबर इज p, देन p प्लस 1, देन p प्लस 2, देन p प्लस 3। ठीक है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए मैंने, नेचुरल नंबर्स। सो ये क्या बनेगा, देखो मैंने p और p प्लस 3 को एक साथ लिया और p प्लस 1 एंड p प्लस 2 को एक साथ लिया। तो p एंड p प्लस 3 को एक साथ लिया, आपको अभी पता चलेगा क्यों लिया ऐसा। p प्लस 1 p प्लस 2 को एक साथ लिया, तो देखो जरा कि 1 प्लस ये क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस 3p, एंड ये क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस 1p प्लस 2p, यानी कि 3p प्लस 2 इंटू 1 इज 2। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को k मान लेता हूँ तो ये क्या होगा, ये पूरा k है और ये k प्लस 2 बन जाएगा, राइट। सो 1 प्लस k इंटू k प्लस 2 ये बनेगा। दिस इज व्हाट, ये k स्क्वायर प्लस 2k और एक ये 1, दिस इज नथिंग बट k प्लस 1 होल स्क्वायर। यस, दिस इज नथिंग बट k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल ये एक परफेक्ट स्क्वायर है हमेशा, चाहे n की वैल्यू p की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा और ऑड नंबर तो होगा ही, राइट। ठीक है, तो 1 and 3 बोथ आर ट्रू, दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, there is a set of n natural numbers, a function h is such that it finds the HCF between any two numbers। एक ऐसा फंक्शन है h जिसके थ्रू मैं 2 नंबर्स का HCF फाइंड कर सकता हूँ। हाउ मेनी टाइम्स डज द फंक्शन h हैज़ टू बी अप्लाइड टू फाइंड द HCF ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं। आप देखो कि अगर n तो छोड़ो, n तो बड़ी बात है, मैं केवल 4 नंबर्स ले लेता हूँ, 1 या 2 ही नंबर लेता हूँ। लेट्स से मुझे इन दोनों का HCF चाहिए, तो h एक ऐसा फंक्शन है जो 2 नंबर्स का HCF आपको डायरेक्टली देता है। तो मैं यहाँ पर HCF जो फंक्शन है उसको कितनी बार अप्लाई करूँगा, एक बार में HCF आ गया। तो मतलब नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स मेरे पास 2 हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार फंक्शन लगाना पड़ेगा, एक बार। ठीक है, अगर मेरे पास 3 नंबर होते, लेट्स से कुछ भी नंबर 3 नंबर्स होते 2, 5 एंड लेट्स से 8, कुछ भी ले लेते हैं रैंडमली। तो पहले मैं इन दोनों का HCF फाइंड आउट करूंगा, राइट। HCF फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि पहले 2 का HCF फाइंड कर लिया, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ही ऐसा है कि जिससे हम 2 ही नंबर का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि h इज अ फंक्शन विच कैन फाइंड आउट द HCF ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स का HCF हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक साथ 3 का नहीं कर सकते। ये बड़ी समझने की बात है, केवल लैंग्वेज का खेल है और कुछ भी नहीं। तो 2 ही का फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो 2 का HCF एक बार में निकालूंगा और जो HCF इसका आएगा उसको इसके साथ ज्वाइन करके एक बार में HCF निकालूंगा। तो फंक्शन कितनी बार लगाया, एक बार, 2 बार। तो मतलब अगर 3 नंबर्स हैं तो 2 बार लगाया। इसी तरीके से अब जब 4 नंबर्स होंगे तो आप इसको 3 बार लगाओगे, और जब n नंबर्स होंगे तो आप कितनी बार लगाओगे इस फंक्शन को, n-1 टाइम्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितनी बार ये फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, n-1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ABC आर 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स, AB इज अ 2 डिजिट नंबर एंड CCB इज अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, सच दैट AB स्क्वायर इज CCB। तो AB एक 2 डिजिट का नंबर है और AB का स्क्वायर किसके बराबर है, CCB के बराबर है। ओके, नाउ CCB इज ग्रेटर देन 320, CCB इज ग्रेटर देन 320। ठीक है, अब व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिजिट B, तो B की पॉसिबल वैल्यू क्या है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद हैं या 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद हैं, तो आपको पता होगा कि इस फॉर्म में कौन सा नंबर आता है कि इसकी यूनिट डिजिट इसकी यूनिट डिजिट के बराबर हो। ये यूनिट डिजिट बराबर कब होती है, किसका स्क्वायर की यूनिट डिजिट उसी नंबर के बराबर आती है। तो आप ये देखो
कि 1 का स्क्वायर 1 में एंड होता है, यानी कि b की वैल्यू 1 हो सकती है, राइट, क्योंकि 1 का स्क्वायर किस में एंड होता है, 1 में एंड होता है, राइट, तो दोनों सेम आएंगे। 2 के स्क्वायर की बात करता तो यहाँ 4 आता, पॉसिबल नहीं है, दोनों बराबर नहीं हो सकती। 3 के स्क्वायर की बात करता है तो 3 यहाँ होता, 9 यहाँ होता, बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है। 4 के स्क्वायर की बात करूँ 16 आएगा। 5 के स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा। जैसे यहाँ पर 1 और 1 बराबर आएंगे, यहाँ पर 5 5 बराबर आएंगे, ठीक है। 6 के स्क्वायर की बात करूँ तो 6 यहाँ पर आएगा, 6 का स्क्वायर 36 यहाँ आ जाएगा, 6 भी हो सकता है। देन 7 के स्क्वायर की बात करूँ तो 49, 8 के स्क्वायर 64 बराबर नहीं है, 9 के स्क्वायर की बात करूँ तो 81 बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 हो और ये भी 0 हो, ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 में एंड करता है, ऐसा मैंने सोचा, ठीक है। अभी जब आप इस तरीके से एक दिमाग में अचानक से आप सारे स्क्वायर्स को एक तरीके से स्कैन करोगे तो आपके दिमाग में आएंगे। अभी देखो कोई इक्वेशन बनाने की या इस तरीके की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप इस केवल सोचोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा, राइट। आपके दिमाग में 2 नंबर आएंगे, एक तो 15 का स्क्वायर होता है क्या 225 होता है कि नहीं होता, 15 का स्क्वायर 225, जिसमें आपने देखा कि सी सी दोनों बराबर है और ये बी जो है इस बी के बराबर है, सेटिस्फाई कर गया कंडीशन को। लेकिन मेरे पास मुझसे क्या कहा गया है कि सी सी बी इज ग्रेटर देन 320, 320 से ज़्यादा है, मतलब सी सी बी की वैल्यू ये तो हो ही नहीं सकती, राइट, सो इट कैन नॉट बी 5, ठीक है, बी की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट मेरे दिमाग में आएगा 21, क्योंकि मैं 1 में एंड होने वाले या 5 में एंड होने वाले या 6 में एंड होने वाले नंबर्स पे फोकस करूंगा। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, राइट, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। कंडीशन सेटिस्फाइड, सी सी बराबर बराबर, बी और बी बराबर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि सी सी बी इज ग्रेटर देन 320, 320 से ज़्यादा है, और 320 से ज़्यादा है तो यही मेरा आंसर है, राइट। तो बी की पॉसिबल वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो बी की पॉसिबल वैल्यू इज 1, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि P इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक आपको पता है कि बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 तक। नाउ देन द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज व्हाट, ठीक है। देखो इसके पीछे बेसिक क्या काम करता है, आंसर इज 1, आंसर इज 1, मतलब 1 सेकंड का सवाल है, लेकिन वो 1 सेकंड का सवाल उनके लिए जिनको बेसिक क्लियर है, ठीक है। इसके पीछे देखो बेसिक क्या काम करता है, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि 32 और 15 के प्रोडक्ट में कितनी जीरो आपको मिलेंगी, तो 32 एंड 15 इनके प्रोडक्ट में जो है नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितनी जीरो आएंगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 2 30 हुआ, 15 इंटू 3 45 और 3 48 हुआ, तो जो प्रोडक्ट आया उसमें कितनी जीरो आई, 1 जीरो आई, ठीक है। अभी अगर मैं ऐसे बोलूं कि 32 और 25 के प्रोडक्ट में कितनी जीरो आएंगी, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 2 50 कैरी 5, 75, 75 और 5 80, 800 आया, ठीक। अभी यहाँ पर कितनी जीरो हो गई, 2 जीरो हो गई, ठीक है। जीरो बनती कैसे है, जीरो बनती कैसे है, एक जीरो बनाने के लिए आपको एक 10 चाहिए, राइट, क्योंकि इस नंबर को मैं 48 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ, राइट, इसको मैं 8 इंटू 10 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक 10 था तो इसकी एंड में 1 जीरो आई, यहाँ पर 2 10 थे, 2 10 थे, तो इसीलिए यहाँ पर कितनी जीरो आई, 2 जीरो आई। जितने नंबर ऑफ 10 होंगे उतनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, ठीक है, जितने नंबर ऑफ 10 होंगे उतनी नंबर ऑफ जीरो होंगी, बड़ी क्लियर सी बात है। अब ये 10 कैसे बनता है, आप ये सोचो, जीरो बनती है 10 से, 10 कैसे बनता है, तो आप ये सोचोगे कि 10 बनता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से। 10 कैसे बनता है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो मतलब आपको एक 10 बनाने के लिए, यानी कि एक जीरो, अल्टीमेटली एक जीरो एंड में लाने के लिए एक 2 और एक 5 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी आप ऐसे देखते हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई ना करता तो देखो कैसे सोचता, मैं इसको इस तरीके से सोचता कि अगर 15 की बात करूं तो 15 में 1 5 है, राइट, 15 इज 3 इंटू 5 तो 1 5 हो गया। और 32 की बात करूं तो 32 में 32 इज 2 की पावर 5, तो केवल 1 5 मेरे पास अवेलेबल है। वो बोलेगा कि 1 2 मेरे पास आ जाए तो मुझे 10 मिल जाएगा, तो 1 2 यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा तो 5 इंटू 2 मिलकर 1 10 मुझे मिलेगा। यहाँ पर अगर 1 10 मिलेगा तो एंड में 1 जीरो आएगी। यहाँ देखो कि 5 का स्क्वायर है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और 32 क्या है 2 की पावर 5,
5 कम है, 5 माइनॉरिटी में है और 2 मेजॉरिटी में है, ठीक है। हमें इक्वल बनाना है, तो इक्वल कौन सा कैसे बनेगा, जब 5 की पावर 2, तो मुझे दो 5 तो यहाँ पर है, 2 2 और मिल जाए तो 2 10 यहाँ पर बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एट मैक्स कितने 10 बन सकते हैं, 2 10 बन सकते हैं, मतलब 100 बन सकता है। 10 का स्क्वायर में नहीं, 100 का 100 बन सकता है, यानी कि यहाँ पर एंड में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी। तो बेसिकली हमारे पास कंसर्न क्या है कि हमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, देन 3 होगा, नेक्स्ट 5 होगा, नेक्स्ट 7 होगा, नेक्स्ट 11 होगा, नेक्स्ट 13 होगा एंड सो ऑन, 100 तक के प्राइम नंबर, एंड का प्राइम नंबर 97 होगा, ठीक है। आप ये देखो कि यहाँ पर 2 के मल्टीपल कितने होंगे, केवल एक ही तो 2 का मल्टीपल होगा, बाकी तो कोई प्राइम नंबर 2 का मल्टीपल होता ही नहीं है। केवल 2 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर वो नंबर इवन है तो 2 का मल्टीपल है, और अगर 2 का मल्टीपल हो गया तो प्राइम कहाँ रहा, प्राइम नंबर का तो मतलब यही है कि नंबर खुद से और केवल 1 से, केवल 2 ही नंबर से डिविजिबल हो, मतलब नंबर के 2 ही डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता एक्सेप्ट 2, तो केवल एक 2 आपके पास है। अगर 5 की बात करूंगा, हालांकि अब मुझे 5 देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे केवल एक ही 2 मिल रहा है, तो और 5 भी मेरे सामने एक ही है, तो मतलब अब मेरे पास और भी 5 अगर आ भी जाते तो मैं 10 तो केवल एक ही बना पाता ना, क्योंकि एक ही पेयर मिला मुझे 2 और 5 का, 2 का कोई और मल्टीपल यहाँ पर है ही नहीं। तो 5 और कितने भी होते मैं केवल एक ही 10 बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास केवल एक ही 2 है। और वैसे भी अगर आप सोचोगे तो 5 का और कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो 5 का मल्टीपल ही हो गया तो प्राइम नंबर कहाँ रहा, ठीक है। तो केवल प्राइम नंबर 5 ही है, 5 का एक, तो 2 और 5 के एक कॉम्बिनेशन से एक 10 बनेगा, मतलब नंबर के एंड में केवल एक जीरो आएगी, केवल एक जीरो आएगी, क्योंकि एक 10 बना इसलिए एक जीरो, यानी कि आंसर इज सेकंड ऑप्शन, ठीक है। मैंने काफ़ी इन डेप्थ आपको ये बताया है, बताने की कोशिश की है कि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 10 कैसे बनता है, ठीक है। मेन आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन यही था, ठीक है। हालांकि जब आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए केवल 5 सेकंड का ये सवाल है, आपको कोई कैलकुलेशन यहाँ नहीं करनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि n इज इक्वल टू 1421, n इज इक्वल टू 1421 इंटू 1423 इंटू 1425, ये इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 12, जब n को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब जिन लोगों ने रिमाइंडर नहीं पढ़ा है, रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी टफ है, राइट। वो ये सोचेंगे कि इन 3 नंबर्स का पहले मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, फिर उसको 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा, राइट। पर क्या वाकई में ऐसे करना है, नहीं। जिन लोगों को रिमाइंडर का थोड़ा बहुत आइडिया है तो उनको पता होगा कि जब मैं नंबर्स को ऐड करता हूं तो रिमाइंडर भी ऐड हो जाते हैं, जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक बहुत ही आसान एग्जांपल से मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि मैं 11 इंटू 12 की बात करूँ और इसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, मुझे ये बताना है कि इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप ये सोचो कि 11 इंटू 12 आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 132। 132 को 5 से डिवाइड करके देखो, 132 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 130 तो पूरा कट जाएगा, बचेगा केवल 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। अब इस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई बिना किए भी निकाल सकता था, कैसे, ऐसे कि नंबर जब मल्टीप्लाई हुए तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होंगे। जब मैं 11 और 12 के प्रोडक्ट को 5 से डिवाइड करूंगा तो 11 को 5 से डिवाइड करने पर, क्योंकि 11 जो है 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, यानी 10 से 1 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर 1 आएगा, और इसके लिए रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 1 और 2 का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 बनेगा। मैं इस तरीके से सीधे भी कह सकता था, मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर 12 से डिवाइड करके इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालूंगा और उनका प्रोडक्ट कर दूंगा। तो जरा करो 12 से डिवाइड, 12 से डिवाइड, 12 से डिवाइड, और मैं लिखूंगा रिमाइंडर्स। देखो जरा केवल पहले वाले को देख लेते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो केवल पहले वाले को देखेंगे तो 1421 को 12 से डिवाइड किया, 12 1 जा 12, बचेगा कितना 2, 12 1 जा 12, बचेगा कितना 10, बचेगा 1, दैट मीन्स 12 8 जा 96, बचेगा कितना 5, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। तो आप ये देखो कि यहाँ पर रिमाइंडर आता है 5। ये नंबर इस वाले नंबर से 2 ज़्यादा है,
1421 1423, रिमाइंडर भी 2 ज़्यादा होगा। अगर नंबर 2 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 2 ज़्यादा होगा, तो 5 + 2 7 हो गया। ये नंबर इस वाले नंबर से 2 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 2 ज़्यादा हो जाएगा। 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, चलिए अब मैं इनको देखता हूँ कि 7 × 5 कर दो, आप 7 × 5 कर दो, 35 कर दो, या फिर बेटर है कि ये कर दो। राइट, देखो क्या है कि 5 9 7 63 डिवाइड बाई 12। 5 को 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर तो 5 ही रहा, और 63 को 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 3, क्योंकि 12 × 5 60 होता है, बचेगा कितना 3 डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो बचेगा कितना, अंत में बचेगा 15/12 मतलब 15/12, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या आंसर हुआ इसका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ओके। एक तरीका और हो सकता था, ये अगर 12 का टेबल आपको नहीं करना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो अगर रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ, आप उसे चुटकियों में कर दोगे। रिमाइंडर में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, अभी देखो एक टेक्निक क्या कहती है कि मैंने देखा कि ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है 12, और देखा कि ये भी 3 का मल्टीपल है। क्यों है, 5 और 2 7 और 4 11 और 1 12, ये भी इसका सम जो है 3 का मल्टीपल है, तो ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 से कैंसिल कर दिया 4 बार, 3 से कैंसिल कर दिया कितनी बार 3 4 टाइम्स, बचेगा कितना 2, 3 7 = 21, 3 5 = 15। अभी जो 3 मैंने कैंसिल किया है ना, फाइनल आंसर में सही आंसर लाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो ध्यान रखना है कि जैसे हम कुछ भी कैंसिल करते हैं फाइनल में उससे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि 2 आएगा। राइट, 4 एकम 4 बचेगा 2। ठीक है, अभी मैं अगर इसको कैंसिल कर देता तो मैं इसको कैंसिल करके 3/2 लिख देता, 2 से कैंसिल किया तो रिमाइंडर आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन क्या ये करेक्ट आंसर होगा, नहीं, करेक्ट आंसर तो 2 है। तो आपने जो कैंसिल किया था ना, क्या कैंसिल किया था, 2 का फैक्टर कैंसिल किया था, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक होता है। अब अगर मैंने यहाँ 3 कैंसिल किया है तो फाइनल में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो जरा 4 से डिवाइड करने के लिए मुझे पूरे को डिवाइड नहीं करना, मुझे तो केवल आखिरी की 2 डिजिट देखनी है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स देखो बस, और कुछ मत देखो। आखिरी की 2 डिजिट देखी 21 4 के मल्टीपल यानी कि 20 से 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर 1 आया। 23 4 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, और ये 75 जो है वो 4 का मल्टीपल क्या होता है, 72 होता है। 72 से 3 ज़्यादा है, तो 3 × 3 9 बना, और 9/4 रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। 4 2 = 8, बचेगा कितना 1। लेकिन ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर कब आएगा, जो मैंने 3 कैंसिल किया था उससे मल्टीप्लाई करके, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक होती है रिमाइंडर्स में। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो इन सारी टेक्निक्स को सीखेंगे, सारी थ्योरम्स को सीखेंगे, और जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करें वो भी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द 3 डिजिट नंबर बाय विच व्हेन वी डिवाइड 32534 एंड 34069 वी गेट द सेम रिमाइंडर्स। तो 3 डिजिट का कौन सा नंबर है, कौन सी संख्या है जिससे हम 32534 एंड 34069 को डिवाइड करें, 34069 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आए। ठीक है, यही सवाल है। इससे उस संख्या को डिवाइड करना है या उस संख्या से इसको डिवाइड करना है, तो जो पूछी गई संख्या है उससे इसको डिवाइड करना है। लेट्स से दैट नंबर इज n, मैं एक नंबर n से इनको डिवाइड करता हूं। ठीक है, इसको डिवाइड करता हूं 32534 को। तो मेरा क्वेश्चन देखो, मेरे को बेसिक से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको फंडामेंटली कोई भी कॉन्सेप्चुअली कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ। n को मैंने n से इस नंबर को डिवाइड किया, जो नंबर मुझसे पूछा गया है लेट्स से वो नंबर n है, और n से मैंने इसको डिवाइड किया। q1 टाइम्स गया, q क्यों लिखा, क्योंकि क्वोशिएंट होता है। रिमाइंडर आया r। ठीक है, तो मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ n × q1 + r, n × q1 + r। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 1। तो आप 9 को क्या लिख सकते हो, 4 × 2 + 1
लिख सकते हो कि नहीं, 4 × 2 8 + 1 9, ठीक है। इसी तरीके से इस नंबर को मैं n × Q1 + R लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी जब मैं सेकेंड नंबर को, जो सेकेंड नंबर है 34069, उसको अगर n से डिवाइड करता हूँ, सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ n से, तो लेट्स से Q2 टाइम्स गया, ठीक है, एंड रिमाइंडर तो सेम है। बोला गया है क्वेश्चन में कि वी गेट द सेम रिमाइंडर्स, हमें रिमाइंडर सेम मिलते हैं। अगर रिमाइंडर सेम मिलते हैं तो यहाँ पर अगर r मिला था तो यहाँ भी रिमाइंडर r है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n × Q2 + R, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। हालांकि अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर है LCM HCF के एंड रिमाइंडर्स के, तो आप ये चीज़ इस तरीके से नहीं करोगे, आप इन चीज़ों को डायरेक्ट लिखोगे और डायरेक्टली आप नेक्स्ट स्टेप पर आओगे तो आप क्या देखो, क्या पाओगे कि जब मैं इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटाऊंगा तो ये जो कॉमन रिमाइंडर है वो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। तो आप ये देखो कि इसमें से इसको घटाऊंगा तो 34069 में से 32534 को घटाया तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा। दैट इज इक्वल टू n × Q2 - Q1, राइट। n कॉमन ले लिया, r से r कट गया, ठीक है, घटा दिया मैंने। अब आप देखो कि ये 1535 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1535 को क्या लिख सकता हूँ, 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 3 टाइम्स, 5 0 टाइम 5 7, 307 × 5, केवल इसी तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ और कोई तरीका नहीं है, राइट। Q2 - Q1, ठीक है। Q2 - Q1 तो कोशेंट है ना, वो तो नंबर से, जो ये जो कोशेंट है, ठीक है, वो 5 हो गया और जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, 307 हो गया। तो Q2 - Q1 का डिफरेंस हो गया 5 एंड जो 3 डिजिट नंबर हो गया वो क्या हो गया, 7। ऐसा भी आप कह सकते थे कि सर मैं इसको 1535 × 1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट का नंबर इसको फैक्टराइज करने के बाद मिलेगा, तो वो नंबर क्या होगा, 307। आप चाहें तो 307 से इन दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं, आपका रिमाइंडर सेम आएगा, ठीक है। आंसर इज 307, ऑप्शन में भी दिया गया, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है बस, और वो जो नंबर होगा वो इनके डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। अब 3 डिजिट का पूछा गया है तो 3 डिजिट बोला, ठीक है। सिंगल डिजिट पूछा जाता तो सिंगल डिजिट देखते, राइट। तो वो अकॉर्डिंग टू जो डेटा है उसके हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन लेना डिफरेंस है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अ नंबर s इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर d, ठीक है। अ नंबर s इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर d, ठीक है। नाउ if the difference between s and d is, that is s minus d is 27, then the value of the 2 digit number d is what? अब देखो वो जो 2 डिजिट का नंबर है d, उसकी वैल्यू मुझे बतानी है, और s क्या है, जैसे अगर मैं नंबर को मान लूँ ab, नंबर को ab मान लेता हूँ, तो s क्या है, सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे है। s क्या है, स्क्वायरिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर d, तो इनके सम ऑफ डिजिट्स किया, उसका स्क्वायर कर दिया, वो s की वैल्यू है। अभी अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो काफ़ी टफ पड़ेगा, ठीक है, लेंदी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ऑप्शन देखा 24 54, मैं देखा कि 24 54, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 34 एंड 45, 34 एंड 45। अभी मुझसे यहाँ पर बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन s एंड d इज 27, मतलब नंबर और उसके डिजिट्स के सम के स्क्वायर के बीच में, यानी कि s माइनस डी, दैट इज व्हाट 27, s माइनस डी इज व्हाट 27। तो वो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, मैं मानता हूँ सपोज जो नंबर है वो 24 है, इसका सम ऑफ डिजिट्स किया, अगर मैंने d को लिया कितना 24 और s को लिया कितना 2 + 4 का स्क्वायर, तो आप ये देखो कि कितना आएगा 36 आएगा, और s माइनस डी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 36 - 24 12, लेकिन मुझे तो 27 चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन नहीं है करेक्ट। मैं देखा सेकंड ऑप्शन, अगर मैं d को 54 लेता हूँ, अगर मैं d को 54 लेता हूँ तो s की वैल्यू कितनी आएगी 5 + 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 का स्क्वायर, यानी कि कितना 81। तो आप देखो जरा s माइनस डी कितना होगा, s माइनस डी कितना होगा 81 - 54, राइट, दिस इज व्हाट 7, दिस इज व्हाट 2, सो 27। सो द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट डिफरेंस जो क्वेश्चन में दिया गया था, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है,
ठीक है। अब ये सारी कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में करनी है, लिखकर केवल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताई है। दिमाग में मेंटल कैलकुलेशन आप जितनी करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया बाय यूजिंग ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4, 7 लीव्स द रिमाइंडर 2, 1, 4 रेस्पेक्टिवली एज द रिमाइंडर्स, ठीक है। तो क्या है कि जब मैं नंबर्स को 3, 4 और 7 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइजर 3, 4, 7 हैं, तो क्रमशः जो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आते हैं वो क्या आते हैं, 2, 1, 4, 2, 1, 4 आते हैं। अभी वही सक्सेसिव डिवीजन का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, वो मैं बताऊंगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 84 डिवाइड्स द सेम नंबर, उस नंबर को 84 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, क्या रिमाइंडर होगा। देखो, मैं बात करता हूँ इस टाइप के नंबर की, जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है कि स्मॉलेस्ट नंबर प्लस के टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब ये मेरी लैंग्वेज को केवल वही लोग समझ पा रहे हैं जिन लोगों ने नंबर सिस्टम बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है। अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा, देखो उनके लिए एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि ऐसा नंबर हम कैसे निकालेंगे। ऐसा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन वाले केस में ये टेक्निक जो शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ वो लगा सकते हैं। यहाँ से शुरू करो, 4 × 4 कितना हुआ, 16। 4 × 4 कितना हुआ, 16। 16 + 1, 16 + 1 कितना हो गया, 17। 17 × 3, 17 × 3 कितना हुआ, 51। 51 + 2 कितना हो गया, 53। तो जो नंबर है वो तो 53 है। नंबर स्मॉलेस्ट जो नंबर है ऐसा इसको सेटिस्फाई करने वाला वो 53 है। और जब उसको 84 से आप डिवाइड करोगे तो देखो 53 को 84 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है तो रिमाइंडर 53 ही बचेगा। रिमाइंडर इज व्हाट, 53, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या है, तो आप ये देखो, अगर मैं 53 को यहाँ पर डिवाइजर कौन कौन से, 3, 4, 7, 2, 1, 4, 3, 4, 7, रिमाइंडर है 2, 1, 4। अभी आप 53 में ये केस में बताता हूँ कि 53 को आपने सबसे पहले 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 17 टाइम्स। 17 3 जा 51 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अभी पहला रिमाइंडर 2 आ गया, राइट, जो क्वेश्चन में दिया गया था। आप देखो कि जब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को मुझे नेक्स्ट डिवाइजर से डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट डिवाइजर कौन सा है, 4। 4 से 17 को डिवाइड किया तो कितना बार गया, 4 टाइम्स गया, 16, बचेगा कितना, 1। नेक्स्ट आ गया 1, क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उसको नेक्स्ट डिवाइजर से डिवाइड करना है, तो 7 से 4 को डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, बचेगा कितना, 4 बचेगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट मिल गया, नेक्स्ट 4 मिल गया, ठीक है। ये सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है कि आप एक बार डिवाइड करो, जो क्वेश्चन आए उसको दूसरे डिवाइजर से डिवाइड करो, ठीक है। और जो उसका शॉर्टकट है, अब आप देखो कि आप कहोगे कि सर ये शॉर्टकट आया कैसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिटेल में नंबर सिस्टम पहले पढ़ना पड़ेगा, और जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको ये मेथड कैसे आया है और इस पर बेस्ड और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये सब भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 पावर 96 इज डिवाइडेड बाई 6। जब मैं 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 की पावर 95 लिख सकता हूँ, ठीक है। 4 की पावर 95, एक 4 मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इस 2 की, तो 2 से मैं इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दूंगा, राइट। अभी आप देखो कि जो मैंने कैंसिल किया है उसको फाइनल आंसर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बताया था कि जो हमने कैंसिल किया था, जैसे वहाँ पर 3 कैंसिल किया था तो फाइनल लाने के लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ मैंने 2 कैंसिल किया है तो फाइनल में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप देखो कि 2 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। और 4 की पावर 95 का मतलब क्या है, 4 × 4 × 4 × 4 95 टाइम्स। और हर एक 4 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। जब 4 को 3 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 × 4 × 4 × 4 95 टाइम्स, हर एक का रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 × 1 × 1 95 टाइम्स, तो क्या बनेगा, 1 की पावर 95। नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अभी बताया था। तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 कैंसिल किया है, राइट। इसको देखते ही आप बहुत सारे लोग क्या 90% स्टूडेंट जैसे ही 2 देखा मार्क कर दिया, और 2 भी ऑप्शन में है, लेकिन ये गलत है। ये जो 2 कैंसिल किया है इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तब मेरा करेक्ट आंसर आएगा। आंसर इज व्हाट, 2 × 2 4।
यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल है, लेट ए बी सी डी ई बी द इंटीजर्स सच दैट a इक्वल्स टू 6b इक्वल्स टू 12c। बोला गया है कि a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 12c, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 2b इक्वल्स टू 9d इक्वल्स टू 12e। 2b इक्वल्स टू 9d इक्वल्स टू 12e, 9d इक्वल्स टू 12e, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स अ नंबर दैट इज नॉट एन इंटीजर। तो कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें इंटीजर नहीं है, एक भी नंबर ऐसा है जो इंटीजर नहीं है। देखो क्या है कि मेरे पास जो ऑप्शन है मैं लिख देता हूं। ऑप्शन a बाई 27, दिस इज प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है, ऑब्जर्वेशन लगानी है। दिस इज b अपॉन e, ठीक है। a अपॉन 36 c अपॉन e, a अपॉन 36 c अपॉन e, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है a बाई 12 bd बाई 18, a बाई 12 bd बाई 18, ओके। नेक्स्ट है a बाई 6 c बाई d, a बाई 6 c बाई d, ठीक है। ये अभी आप देखो कि सबसे पहले तो इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है। तो आपने देखा कि ए बी सी यहाँ पर है, बी डी यहाँ पर है, कॉमन तो केवल b है। तो b यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, 6b प्लस 9 3 27d प्लस दैट इज इक्वल टू 36e, ठीक है। अब देखो 6b के बराबर ये भी है और 6b के बराबर ये भी है, तो सबको ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a बराबर 6b बराबर 12c बराबर 27d बराबर 36e। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको इन दो रिलेशंस को ज्वाइन करके एक कंबाइंड रिलेशन निकालना था। इसके आगे केवल प्योर ऑब्जर्वेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब अगर इसके बाद आप ऑप्शंस को देखोगे ध्यान से, एक स्कैन करोगे, राइट। सारे ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे स्कैनिंग करनी है। अगर मैं स्कैनिंग करूंगा तो मैं देखो सबसे पहले जो एक यूजुअल टेंडेंसी होती है तो स्टूडेंट पहले ऑप्शन को ही पहले चेक करता है। चलिए चेक कर लेते हैं। a बाई 27 की बात करूंगा, a बाई 27 की बात करूंगा। तो आप ये सोचो कि ये 27 मुझे यहाँ देखा, तो आपने देखा कि a बराबर 27d है, तो a बाई 27 क्या है, d है, यानी कि और d ऑलरेडी एक इंटीजर है। क्वेश्चन में कहा गया कि a b c d e आर इंटीजर्स, d ऑलरेडी इंटीजर है, मतलब a बाई 27 एक इंटीजर है। आपने देखा कि b अपॉन ई क्या होगा, तो आप b और e में रिलेशन देखोगे, तो b अपॉन ई इसको इधर लाओगे तो 6 को इधर ले जाओगे, 36 बाई 6 आएगा, वो भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो अचानक आपकी एक नज़र पड़नी चाहिए c अपॉन डी पर। जैसे कि मैंने अचानक यहाँ पर देखा कि c अपॉन डी एक, जरा यहाँ से देखो c और d का रेशियो क्या है। मुझे पता है कि 12c बराबर 27d है, 12c बराबर 27d है, ठीक है। तो c अपॉन d क्या है, 27 बाई 12, 27 बाई 12। अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करूंगा तो 3 4 टाइम्स एंड 3 9 टाइम्स, ठीक है। तो c अपॉन d की वैल्यू क्या है, 9 बाई 4 है, राइट। c अपॉन d की वैल्यू क्या है, 9 बाई 4, विच इज नॉट एन इंटीजर, ये एक इंटीजर नहीं है, मतलब यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। इवन आप a बाई 6 को भी देखोगे तो a बाई 6, चलो a बाई 6 तो इंटीजर बन जाएगा क्योंकि a बराबर 6b है, 6 को इधर लाएंगे तो a बाई 6 b के बराबर होगा, तो a बाई 6 b है और b एक इंटीजर है। लेकिन यहाँ पर c अपॉन d इंटीजर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, लास्ट ऑप्शन। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन से करने का क्वेश्चन है, सबको निकालने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पर खास कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या है। देखो 11 की पावर 1, 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 क्यूब प्लस 14 की पावर 4, 13 क्यूब प्लस 14 की पावर 4 प्लस नेक्स्ट इज 15 की पावर 5, 16 की पावर 6, 15 की पावर 5, 16 की पावर 6, राइट। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है और मुझे इसकी यूनिट डिजिट चाहिए। तो देखो सबसे पहले मुझे इंडिविजुअल यूनिट डिजिट्स निकालनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूं कि 11 की पावर कुछ भी है, यहाँ पर 1 है एंड में, तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगी और कुछ भी नहीं होगी। 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यूनिट डिजिट केवल यूनिट डिजिट लिखूंगा और कुछ भी नहीं, यहाँ 4 लिखूंगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, केवल यूनिट डिजिट लिखूंगा 7, राइट। 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 की पावर 4 यानी कि 16 का स्क्वायर यानी कि
256 यानी कि 6 आएगा एंड में, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट 5 की पावर 5, 5 की तो कोई भी पावर हो 5 में एंड होगी, मतलब यहाँ 5 लिखूंगा, ठीक है। और आपको पता है 6 की पावर 6, आपको पता होना चाहिए 6 की कोई भी पावर हो हमेशा 6 में एंड होती है, राइट। जैसे कि 6 की पावर 1 6 होती है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। इस तरीके से 6 की कोई पावर हो 1296, सारी पावर 6 में एंड होती है। 6 की पावर कुछ भी लगा लो एंड में 6 आएगा, राइट। तो ये आ गया। इसके बाद देखो अब इन सब का सम करूंगा तो क्या बनेगा, देखो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 यानी कि 2, 12 यानी कि 2, केवल यूनिट डिजिट देखो, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर आए तो 1 डिजिट ओमिट कर दो वहाँ से। 4 और 1 5 और 7 12, 12 मतलब 2, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 मतलब 3, और 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यूनिट डिजिट इसकी क्या आएगी, 9 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल यूनिट डिजिट्स को ऐड करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभी देखो यही क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर एक चीज़ चेंज कर दी कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन 11 की पावर 1 इंटू 12 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 3 इंटू 14 की पावर 4 इंटू 15 की पावर 5 इंटू 16 की पावर 6, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको इंटू में दे दी। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि ब्लाइंडली इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आप ब्लाइंडली इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपसे क्या गलती होगी कि आप सबकी यूनिट डिजिट निकालोगे फिर उनका मल्टीप्लाई करोगे। तो जो चीज़ पिछले क्वेश्चन में की है ना वो यहाँ नहीं करनी है। आपको एक छोटी सी बात नोटिस करनी है कि यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर एक 2 है, 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से तो 10 बनता है, और 10 मतलब एंड में एक 0 आता है। 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से 10 बन गया प्रोडक्ट में, इनटू में, प्लस में नहीं बनेगा, इनटू में बनेगा। 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है, और 10 मतलब एंड में 0 आना ही आना है, उससे पहले कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, एंड में तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो विद इन 1 सेकेंड इस क्वेश्चन को देखते ही मैं इसका आंसर दे सकता हूँ 0, राइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, इंडिविजुअल यूनिट डिजिट आपको नहीं निकालनी। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1090 फैक्टोरियल। 1090 फैक्टोरियल। अभी किसी फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब हम सीख लेंगे। इसमें नंबर ऑफ 5 हम निकालते हैं, जीरोस निकालने के लिए हम नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, दैट्स इट। 5 की हाईएस्ट पावर निकाल ली मतलब नंबर ऑफ जीरोस आ गए। तो ये तरीका होता है, जिनको पता है उनके लिए बता दे रहा हूँ, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, बाद में सीख लेंगे। 5 से डिवाइड किया 2 बार, 5 से डिवाइड किया 18 बार, सो 218। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 से डिवाइड किया 5 8 जा 40, 5 से डिवाइड किया 5 1 जा 5। इसके बाद तो डिवाइड हो नहीं सकता। इन सबको ऐड कर दो, ऊपर वाले को छोड़कर इन सबको ऐड कर दो तो 5 की हाईएस्ट पावर आ जाएगी और वही नंबर ऑफ जीरोस होंगी, ठीक है। सो 8 + 3, 8 + 8 16, 16 + 4 20, कैरी 2, 4 + 2 6 + 1 7, दिस इज व्हाट 2। सो द आंसर इज व्हाट 270, ठीक है, आंसर इज 270। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है देयर आर मैनी नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 16 लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। 12 और 16 से मैं डिवाइड करूं, रिमाइंडर सेम आना चाहिए, एंड आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। 11 के मल्टीपल भी होने चाहिए, 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। फाइंड द लीस्ट सच नंबर। अभी इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तो बहुत समय लगेगा और ऑप्शन से करोगे तो चुटकियों में हो जाएगा। 99 55 132 ऑप्शन में दिया गया, 99 55 132 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है 176, ठीक है। बोला है कि 12 और 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आए, ठीक है, और हमें ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए। लीस्ट तो सबसे पहले मैं 55 से शुरू करता हूँ ना, मैं बड़े नंबर्स पे क्यों जाऊँगा। ऑप्शन भी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आप पिक किया करो, ऐसा नहीं है कि पहले ये पिक कर लिया फिर ये पिक कर लिया फिर ये पिक किया फिर सबसे पहले क्योंकि लीस्ट नंबर पूछा है तो सबसे पहले लीस्ट नंबर को ही देखूंगा। सबसे छोटा नंबर 55 है, 55 को देखूंगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो आंसर होगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको देखूंगा। तो यहाँ पर दिया है कि 12 16 से, पहली बात तो डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 चौक 48, 12 × 4 48 हुआ, कितना बचा 7 बचा, ठीक है। 55 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, और जो है 16 से डिवाइड करेंगे 16 × 3 48, उसमें भी 7 बचेगा, रिमाइंडर सेम है। यही मेरा आंसर है और कुछ भी नहीं करना, इससे ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। अब 99 को भी देखोगे तो 11 का मल्टीपल है,
12 से डिवाइड करेंगे 12 8 जा 96 बचेगा 3, 16 से डिवाइड करेंगे 16 6 जा 93 बचेगा तब भी 3। कंडीशन तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मुझसे लीस्ट नंबर पूछा है, तो लीस्ट नंबर क्या है 55। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ पार्किंग लॉट एवरी थर्ड कार इज रेड एंड एवरी फोर्थ कार इज वाइट। एक पार्किंग लॉट में हर एक तीसरी कार रेड है और हर एक चौथी कार वाइट है। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स इन दैट पार्किंग लॉट। तो बड़ा ही कॉमन सेंस का सवाल है। ठीक है, हर एक तीसरी कार रेड है। ठीक है, तो रेड कार कौन सी होंगी, देखो जरा, कार नंबर 3, कार नंबर 6, कार नंबर 9, कार नंबर 12, इस तरीके से रेड होंगी, ये रेड होंगी। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट दूसरा कलर कौन सा है, वाइट। तो अगर मैं वाइट कार की बात करूं तो बोला गया है कि एवरी फोर्थ कार इज वाइट। तो कार नंबर 4, कार नंबर 8, कार नंबर 12, कार नंबर 16 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से होंगी। ठीक है, हमसे पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स कितनी हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा कि मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती हैं, हजारों लाखों कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन आप ऐसे सोचो कि अगर कार नंबर 12 रेड भी हो गई और वाइट भी हो गई, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही कार रेड हो और वो कार वाइट भी हो, राइट? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वही कार रेड है वही कार वाइट है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है और इसके आगे फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो इसलिए जो 3 और 4 का कॉमन पहला कॉमन मल्टीपल कहाँ मिलेगा, 12 नंबर की कार नहीं हो सकती, राइट? 12 नंबर की कार नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके आगे की कोई भी कार पॉसिबल नहीं है, राइट? इसके आगे की कोई कार पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स कितनी हो सकती हैं, 11। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स कितनी हो सकती हैं, 11। ठीक है, क्योंकि अगर आप 11 से ज़्यादा लोगे और आगे तक जाओगे तो जो है कलर्स क्लैश कर जाएंगे और 2 कार्स के कलर सेम नहीं हो सकते। इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स कितनी पॉसिबल है, 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि f इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स अ नंबर विच मेक्स 4 ओनली। ठीक है, f एक छोटा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मैं जब 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो केवल 4 आता है। तो f एक नंबर है, जब इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो सीरीज आती है वो 4 की आती है, केवल 4 होते हैं उस नंबर में और कुछ भी नहीं। ठीक है, नाउ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ f इज g। तो f की जो सम ऑफ डिजिट्स है, डिजिट्स का जो सम है वो g है। ठीक है, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ g पावर 92, g की पावर 92 की लास्ट डिजिट क्या होगी, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे f निकालना पड़ेगा कि f क्या है। तो f वो नंबर है जिसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 की सीरीज आए। ठीक है, यानी कि जब मैं f की बात करूंगा तो f इज 4 की ये सीरीज। अब कितनी बार 4 आएगा ये नहीं पता, और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, और f एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं 4 को 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा पूरा, नहीं जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा, राइट? फिर मैं एक और 4 लगाऊंगा, यहाँ पर एक और 4 लगाऊंगा तो 7 से 6 बार जाएगा, 42 बचेगा। तो अभी भी रिमाइंडर बचा 2, अभी भी रिमाइंडर बचा 2। तो आप सोचोगे कि एक और 4 लगा देते हैं, एक और 4 लगा दिया तो ये 4 को मैं कॉपी कर लूँगा, राइट? 4 को कॉपी कर लूँगा, राइट? फिर 7 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 7 × 3 21 आ जाएगा, अभी भी रिमाइंडर बचेगा 3। फिर आप सोचोगे एक और 4 लगा देते हैं, एक और 4 लगा दो। तो 4 कॉपी किया यहाँ पर, तो 7 × 4 28, तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। अभी भी नहीं जा रहा, एक और 4 लगा दिया, एक और 4 यहाँ लगा दिया, राइट? कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स कितना, 63, बचेगा कितना, 1। अभी भी 1 बचा, तो क्या किया, एक और 4 लगा दिया, एक और 4 कॉपी कर लिया। अब ये पूरा कॉपी हो गया, कैंसिल हो गया, 14। ठीक है, तो मुझे मिल गया कि नंबर्स में कितने 4 हैं, इतने सारे 4 हैं। ठीक है, तो मतलब मैं इसको कैसे लिखता हूँ, कितने 4 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 4 आ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या आएगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब कोशेंट। कोशेंट कितना, 63492। कोशेंट कितना हुआ, 63492, मतलब f की वैल्यू आ गई 63492। f की वैल्यू कितनी आ गई, 63492। अभी मुझसे क्या बोला गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ f इज g। तो g की वैल्यू क्या होगी, इसकी सम ऑफ डिजिट्स, मतलब 6 + 3 + 4 + 9 + 2।
अगर इनको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22 और 2 24। फिर से जोड़ लेता हूँ इधर से, 9 और 2 11 और 4 15 और 3 18 और 6 24। ठीक है, जी की वैल्यू 24। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ जी की पावर 92, मतलब 24 की जी की पावर 92 का मतलब क्या, 24 की पावर 92। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। आप 4 की साइक्लिसिटी देखोगे तो 4 की पावर 1 4 होती है, 4 स्क्वायर 16 होता है, फिर 4 क्यूब 64 होता है, फिर 256 होता है, तो 4 6 4 6 रिपीट होता है। मतलब 4 की ऑड पावर यानी कि एंड में 4 आएगा, और 4 की अगर इवन पावर हो तो एंड में क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 4 की कैसी पावर है, इवन पावर है, तो एंड में क्या आएगा, 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हुई, 6 हुई, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 3। आंसर इज ऑप्शन 3। तो बेसिक काम ये था कि पहले मुझे एफ आइडेंटिफाई करना था और उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स करना था, उसकी पावर 92 लगाकर जो है उसकी यूनिट डिजिट चेक करनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 19 पावर 6859 प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय 18। 19 पावर 6859 प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड उनको लग सकता है जिन्होंने रिमाइंडर नहीं पढ़ा, और जिन्होंने रिमाइंडर पढ़ा है उनके लिए तो केवल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, वो भी विदाउट यूजिंग पेन। क्या है देखो, 18 से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो 18 से 19 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। तो 1 की पावर कितना बन गया, 6859। पावर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, 1 की पावर है ना, तो वो तो 1 ही होगी। अगर 20 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 होता है। जब नंबर्स ऐड होते हैं तो रिमाइंडर्स भी ऐड हो जाते हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 + 2, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, 1 + 2 आंसर इज व्हाट, 3। आंसर इज व्हाट, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 44 विच विल डिवाइड p विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, गिवन दैट द वैल्यू ऑफ p इज 44 फैक्टोरियल इंटू 45, 44 फैक्टोरियल इंटू 45, इस तरीके से, दिस इज p। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 44 विच विल डिवाइड p विदाउट एनी रिमाइंडर। p को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो आप बोलोगे कि सर हाईएस्ट पावर क्या होगी, 44 की पावर क्या होगी, 44 स्क्वायर लगाऊं, 44 क्यूब लगाऊं, 44 पावर 4 लगाऊं, जिससे कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, राइट। और हाईएस्ट चाहिए, इसकी वैल्यू हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, ये चाहिए। अभी देखने पर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर 44 फैक्टोरियल में एक 44 है, मतलब 44 की पावर 1 होगी, और 1 भी ऑप्शन में, वो फोर्थ ऑप्शन बहुत ही आसानी से हंसते गाते हुए मार्क कर देंगे। ठीक है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होगा कि गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि ये फैक्टोरियल है। केवल 44 होता तो मैं बोल देता कि 44 का एक ही वैल्यू है, यहाँ पर एक ही 44 है, लेकिन जब फैक्टोरियल की बात आती है तो हमें ऐसे बनाना है। 44 की बात करूँगा, 44 इज व्हाट, 4 × 11, राइट, 4 × 11। बड़ी क्लियर सी बात है कि एक 4 और एक 11 के कॉम्बिनेशन से 44 बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कितने 4 के मल्टीपल होंगे यहाँ पर, तो 4 के मल्टीपल बहुत सारे होंगे, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है, 24 भी है, बहुत सारे। और 11 के मल्टीपल कितने होंगे, कम होंगे, 4 के मल्टीपल से कम होंगे। ठीक है, तो अगर मैं केवल 11 काउंट कर लेता हूँ तो उतने 4 मुझे आसानी से मिल जाएंगे, और मैं 11 और 4 के कॉम्बिनेशन से उसने 44 यानी कि 44 बना लूँगा। लेकिन अगर मैं 4 काउंट करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि उतने 11 मुझे मिल जाएं, क्योंकि 11 माइनॉरिटी में है, शॉर्टेज है, तो जो जिसकी शॉर्टेज है उसको हमेशा काउंट करो, राइट। तो 11 को काउंट करो। ठीक है, तो 44 फैक्टोरियल में 11 की पावर क्या होगी, तो वो निकालने का तरीका वही है जैसे कि अभी हमने 5 की पावर निकाली थी, जिसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज़ निकालनी थी। तो 11 से डिवाइड करो, 11 से 4 बार जाएगा, अब तो जाएगा ही नहीं, तो मतलब कितने 11 के मल्टीपल हैं, 4 है। अगर आपको ये मेथड भी नहीं आता तो आप ऐसे करते हैं, 11 के कितने मल्टीपल हैं, 11, 22, 33 और 44, यही तो मिलेंगे, और तो कोई है नहीं। सब में एक 11 है, मतलब 4, टोटल कितने 11 हैं, 4। तो कितने, जितने 11 हैं उतने ही 44 बनेंगे। तो 44 की पावर क्या बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, 4 बनेगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 44 यहाँ पर क्या हो सकती है, 4, ना कि 1। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है, देखते ही ब्लाइंडली जो है ऑप्शन नहीं मार्क करना कि 44 एक दिखा तो एक ही होगी इसकी पावर। ठीक है, फैक्टोरियल में थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सेशन में हमने सॉल्व किए नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर स्टार्ट की जाए तो स्टार्टिंग की जाएगी रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल से लेकर एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर्स, सारी थ्योरम्स। ठीक है,
इस तरीके से अगर नंबर सिस्टम की हम बात करें तो एक बहुत ही वास्ट स्कोप है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं। फैक्टर्स का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये रिक्वेस्ट आप मुझे भेजिए। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं पूरा नंबर सिस्टम आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ क्लियर करते हुए पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर सकें, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद नंबर सिस्टम आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और बहुत ही आसान भी लगने लगेगा, आपका फेवरेट टॉपिक भी ये बन सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।